इंडियन एयरफोर्स का कार्गो विमान आज असम में क्रैश कर गया है। वहाँ पे जोरहाट का एयरबेस है और उसके बाद ऑफिशियल ये जानकारी निकल कर आई कि वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। तो ये पूरा मामला कैसे घटा, किस तरह लैंडिंग करते वक्त किस तरह की गड़बड़ियाँ आई, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, ये सब हम बात करेंगे और सुल्तान हमारे साथ हैं। सुल्तान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये पूरा घटना हुआ कैसे? क्या कुछ अभी निकल कर करंट जानकारी आ रही है इसकी? इस एयरक्राफ्ट का नाम था एन-32, जो कि एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, मतलब मालवाहक एयरक्राफ्ट है। सामान ढोने के काम आता है। और ये घटना हुई जोरहाट में। और जो जो इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस एयरक्राफ्ट ने रोरिहा करके एक आईएएफ का बेस था, वहाँ से उड़ान भरी थी और इसको जोरहाट लैंड करना था। ये रूटीन शॉर्टी थी, जिस तरीके से एयरफोर्स ये करती है कि अपने तमाम विमानों को समय समय पे उड़ाती रहती है, रूटीन शॉर्टीज करती रहती है, ताकि समझ में आता रहे कि कोई विमान में क्या खराबी है, खराबी तो नहीं है, उड़ने लायक है कि नहीं। तो वो रूटीन शॉर्टी थी और इसको जोरहाट में जो है लैंड करना था। और एयरफोर्स ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट ने रनवे को मिस कर दिया और रनवे से हट के, मतलब रनवे के साइड में इसने जो है लैंडिंग की, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट में जो है ये हादसा हुआ, जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार हैं, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा हैं, अग्निवीर खेताराम कुमावत हैं और अग्निवीर दानिश आलम हैं। तो ये जो हैं 5 जवान इस हादसे का शिकार हुए, उनको इस हादसे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये इस घटना का पूरा अपडेट है अभी फिलहाल हमारे पास। और एयरफोर्स ने इसके ऊपर तुरंत वो जो जोरहाट का एयरबेस है उसको पूरी तरीके से सील कर लिया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसमें एक जो को पायलट थे वो जो हैं वो सर्वाइव कर गए हैं, उनको इलाज कराया जा रहा है उनका। और फिलहाल हमारे पास में भी ये जानकारी है कि एक आदमी जो है वो सर्वाइव किया है, एक जवान, और बाकी 5 लोग जो हैं वीरगति को प्राप्त। और ये जो AN-32 जो मालवाहक विमान, जो कार्गो विमान की बात की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कब से ये भारत के साथ है, किस तरह का विमान है? एंटोनोव 32 कहा जाता है, इसका पूरा नाम एंटोनोव 32 है। सोवियत ओरिजिन का विमान है, सोवियत संघ के समय डिज़ाइन हुआ था और यूक्रेन में इसका प्रोडक्शन होता था। यूक्रेन जो कि सोवियत संघ का हिस्सा है, तो वहाँ से इसका प्रोडक्शन होता था। और 1976 में इसने अपनी पहली शॉर्टी भरी थी। उसके बाद 1977 में इसको सोवियत एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। भारत ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था 1984 में, और हमने उस समय 125 AN-32 खरीदे थे। और इसकी वजह ये थी कि ये विमान जो है हॉट एंड हाई एल्टीट्यूड के ऊपर अच्छे से काम करता है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है स्ट्रेटेजिकली उसमें एकदम फिट बैठता था। क्योंकि एक तरफ हमारे पास में वेस्टर्न बॉर्डर है, जहाँ पे राजस्थान में थार का मरुस्थल है, हमारे पास में हॉट कंडीशंस हैं। दूसरा हाई एल्टीट्यूड में हमारे पास में पूरा चाइनीज बॉर्डर है, वो जो हिमालयन पूरा का पूरा रेंज है, वहाँ पे हमको इस एयरक्राफ्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरीके से इसको भारतीय एयरफोर्स का वर्कफोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये 7.5 टन जो है माल वो ले जा सकता है, हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचा सकता है, और बुरी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वहाँ पे उड़ान भर सकता है। दूसरी बात ये है कि इसमें मतलब अगर आप आदमी लेकर पैराट्रूपर्स अगर लेके जाना पाएँ, चाहे तो 42 से 44 पैराट्रूपर्स इसमें जा सकते हैं। वैसे 50 लोगों के बैठने की जगह है। तो 7.5 टन ठीक ठाक वजन ये कैरी कर सकता है। तो ये अभी जो है हमारे पास में हमने 125 खरीदे थे, 105 अभी आईएफ के साथ में वर्किंग है। तो ये स्थिति है अभी इसकी। और इसके अलावा भी क्या भारत, मतलब अगर आप देखोगे तो सोवियत के कितने एयरक्राफ्ट पे अभी डिपेंडेंट है, अगर इस तरह से अगर आप देखो? नहीं, मिग अभी Su-30 जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी के हालात में जो है हमारे एयरफोर्स का बैकबोन जो है वो Su-30 MKI है। और उससे पहले MiG-29 होता था, जो कि जिसको बड़े पैमाने पे जो है भारत ने यूज़ किया। इसके अलावा AN-32 है। तो सोवियत ओरिजिन के हमारे पास में बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं। और आप ये समझिए, सोवियत एयरक्राफ्ट के बारे में ये कहा जाता है उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, बहुत रिलायबल होते हैं, लेकिन बहुत अनफॉरगिविंग किस्म के एयरक्राफ्ट होते हैं। मतलब और थोड़ा एक्सप्लेन करिए, अनफॉरगिविंग मतलब क्या हो गया? अनफॉरगिविंग मतलब कि आप ये MiG-29 में भी आप देख लीजिए, सू में भी यही स्थिति है कि आपकी गलती जो है वो एयरक्राफ्ट माफ नहीं करते हैं। अगर पायलट कुछ गलती करता है, कुछ छोटी भी मिस्टेक करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ते हैं। तो बहुत आपको एफिशिएंट पायलट चाहिए होते हैं ये सोवियत ओरिजिन के जो एयरक्राफ्ट हैं या रशियन ओरिजिन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको चलाने के लिए। और ऐसा है कि मतलब AN-32 को हम ये कहते हैं कि AN-32 सिर्फ भारत नहीं इस्तेमाल करता है। इराक वॉर में, इराक में जब ISIS के खिलाफ जब इराक में कार्रवाई चल रही थी, तो AN-32B का इस्तेमाल खूब किया गया था, सीरिया में खूब किया गया था बॉम्बर के तौर पे।
तो बैटल हार्डन है, बहुत लंबे समय से भारतीय वायुसेना की सर्विसेज में है, बहुत सारे युद्ध में इसने खुद को साबित भी किया है इस एयरक्राफ्ट में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ इसके क्रैश के, इसके हादसों के भी एक हिस्ट्री रही है, जिसमें मैं आपको दो इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। 2019 के जून में यही जोरहाट था जहाँ से इसने उड़ान भरी थी, और उसमें 13 एयरफोर्स के पर्सनल सवार थे। अरुणाचल प्रदेश में जाके इसका मलबा मिला था, क्योंकि उस समय एक बार ये जो है एटीएस से पूरी तरीके से कट गया था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इसका संपर्क पूरी तरीके से हट गया था। और काफ़ी समय बाद में जब हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, उसके बाद में हमने उन 13 पर्सनल्स को ये मान लिया, उनको मृत घोषित कर दिया गया, तो वो वीरगति को प्राप्त हुए। 2016 जुलाई में चेन्नई से इसने एक शॉटी भरी थी, और वो एयरक्राफ्ट जाके उसको कलकत्ता जाना था चेन्नई से, और वो रास्ते में बे ऑफ बंगाल में गिर गया। अच्छा। और उसके बाद में हमने बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन उस समय चलाया गया, क्योंकि 29 पर्सनल जो हैं वो सवार थे। इंडियन एयरफोर्स के बहुत बड़ी कैजुअलिटी थी, और बहुत कोशिश की गई इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन वहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में हमको कुछ भी हाथ नहीं आया, मलबा भी हाथ नहीं लगा। उसके बाद में 2024 में जाके जो है इसका कुछ मलबा उसको देखा गया, उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो क्योंकि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हम किसी को भी बचाने में कामयाब नहीं हुए, तो बाद में एयरफोर्स ने उन 29 पर्सनल्स को भी डेड डिक्लेयर कर दिया। तो ये इस AN-32 की हिस्ट्री रही है। इनके दोनों तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे। एक तो बहुत रिलायबल हमारा ट्रांसपोर्टर है हमारे पास में, और भी ट्रांसपोर्टर जैसे C-130J ग्लोब मास्टर हमारे पास में है, और भी तमाम किस्म के जो हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे पास में है। और हमने AN-32 को भी अपग्रेड करने की कोशिश की थी यूक्रेन के साथ में मिलकर, 2024 में भी की थी, 2016 में भी ऐसी कोशिश हुई। तो लगातार हम उसको अपग्रेड करते रहे। अपग्रेड क्यों कर रहे थे? अपग्रेड ताकि समय के साथ में जो है वो चल पाए। मतलब कि टेक्नोलॉजी से आपको पता है कि 10 साल 15 साल टेक्नोलॉजी को लेके अपग्रेड बदलती रहती है। तो अपग्रेडेशन हमारा जो यूक्रेन की जो स्टेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके साथ में मिलके हमने इसको अपग्रेड करने का इसका प्रोग्राम चला था। हमने अपग्रेड किया था अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि दोनों तरीके से, क्योंकि हमारा बहुत रिलायबल एक तरीके से आप समझिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और ख़ास तौर पे जो भारत की जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसमें पूरा एक टेरेन जो है हमारा हिमालयन का ऐसा है, जो कुछ चाइना के साथ में लगता है, कुछ पाकिस्तान के साथ में लगता है। और वहाँ पर हमारे पास में ऐसे हमको एयरक्राफ्ट चाहिए, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ग्राउंड ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे फैसिलिटी बहुत मजबूती से मौजूद नहीं। तो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का भार जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर आ जाता है। तो हमारी वायुसेना में ये एयरक्राफ्ट जो है उस तरीके से काम कर रहा था, जिसको हम कहते हैं कि वर्कफोर्स जो काम करता है। और हम भारतीय वायुसेना का सोवियत या रशियन ओरिजिन के विमानों को उड़ाने का एक अनुभव भी रहा है। अभी भी Su-30 जो है MKI, वो हमारा सबसे रिलायबल जो है, हम ये मानते हैं कि ये फाइटर जेट है आज की तारीख में। उससे पहले हम लोगों ने MiG-29 भी उड़ाया है ना। तो ये तमाम एयरक्राफ्ट जो हैं हम उड़ाते रहे हैं। और सोवियत ओरिजिन के एयरक्राफ्ट के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत उनका मतलब कह सकते हैं कि टिकाऊ एयरक्राफ्ट होते हैं। लेकिन उसके साथ में ये है कि बहुत एफिशिएंसी आपको चाहिए होती है, अच्छे पायलट्स चाहिए होते हैं। तो इस मामले कुल मिला के यही अपडेट है हमारे सामने अभी, और जो एयरफोर्स की इंक्वायरी में आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे। बाकी जो 5 जवानों की आज मृत्यु हुई है, जो वीर गति को वो प्राप्त हुए हैं, उसके लिए न्यूज़ पंच की टीम की ओर से हम सांत्वना व्यक्त करते हैं, और इस उम्मीद में कि उनके परिवार के साथ हमारा हौसला है, पूरे देश का हौसला भी बना हुआ है, और उनके परिवार को भगवान एक हिम्मत और हौसला दे। बाकी आप देखते रहिए न्यूज़ पंच। बहुत बहुत शुक्रिया।